बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सलमान, कुछ सवाल करना चाह रहे हो आप? मैम जी बेटा। मैम जो फेराडे एक्सपेरिमेंट डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने डिफाइन किया था, मतलब एक्सप्लेन किया था हम्म। मैम, उसका थोड़ा कंसेप्ट समझ नहीं आया मैं। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। अभी मैं वन बाय वन उस स्लाइड की तरफ आ रही हूँ ना। अभी जो मैंने मेन पेज खोला हुआ है, ठीक है, आगे यानी वो तो मेन टाइटल था। इस लेक्चर के अंदर हमने कुछ चीज़ें देखी थी, वो ये कि फ्लक्स क्या होता है, मैकेनिक्स में हम फ्लक्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस तरह से करते हैं, ये हम बारी बारी सब चीज़ें देखेंगे। तो उधर से स्टार्ट करते हैं फ्लक्स की डेफिनेशन से। ये फर्स्ट पेज है, इसमें से अगर किसी को सवाल पूछना है तो पूछ ले। दो स्टूडेंट्स ने और हैंड जो है वो रेज किए हैं। मारुफ। फॉर्मूला बताया था फ्लक्स का, वो लिक्विड और एयर के अंदर आपने बोला था कि भी यूज होता है। तो मुझे इसके अंदर कौन सा फ्लक्स होता है जो आप लिक्विड और एयर में चलो मतलब वो बेटा, मैं फॉर्मूला यूज उधर उधर उस वाले पेज पे आ रही हूँ ना। अभी मैं आपसे कह रही हूँ बारी बारी चलो। जो स्लाइड मैंने शो की हुई है, अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आगे चलती हूँ। यहाँ पर इस पेज के ऊपर मैंने फ्लक्स की डेफिनेशन दी थी। फ्लक्स की डेफिनेशन को मैंने ये बताया था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि क्रॉस कर रही हो किसी भी एरिया को, ठीक है। तो दो चीज़ों के ऊपर मैंने एम्फेसाइज किया था यहाँ पर कि दो चीज़ों को आपने जहन में रखना है फ्लक्स को डिफाइन करते हुए, कि कोई चीज़ या तो हरकत में है और हरकत कर रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक है। क्रॉसिंग का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ सरफेस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मैडम, हमने फ्लक्स की डेफिनेशन में ये इधर स्लाइड में मेंशन किया था कि एनी फिजिकल थिंग। तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो तो फिजिकल तो नहीं है। हाँ, फिजिकल नहीं है, लेकिन हम उस अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये जो फ्लक्स की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी ना, ये सबसे पहले मैकेनिक्स के अंदर, मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा ओल्ड ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फील्ड बाद में इमर्ज हुई है, उसके बाद दूसरी और फिजिक्स की ब्रांचेज इमर्ज होती रही हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हम थोड़ी बहुत डेफिनेशंस को मॉडिफाई करके दूसरी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के अंदर भी लेकर आ सकते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैकेनिक्स के अंदर जो है वो यहाँ पर ये बात फैक्ट है कि समथिंग इन मोशन। मैकेनिक्स में जब भी हम फ्लक्स को डिफाइन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि समथिंग जो है वो मोशन में होना चाहिए। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आते हैं और हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करते हैं, तो उस सूरत में जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही होती हैं लाइंस ऑफ फोर्सेस, क्योंकि वाकई वो मूव कर रही हैं कि नहीं, लेकिन वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट स्टिल मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट जो है वो स्टिल वैलिड है, ठीक है। तो ये मैकेनिक्स की डेफिनेशन है। ये जो ओल्ड डेफिनेशन है फ्लक्स की जो हमें पता थी अभी तक, फिलहाल ये वही है। वहाँ पर भी मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। लेट मी कम टू दिस स्लाइड, ठीक है। यहाँ पर फिर मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि अगर हम डिफाइन कर देते हैं फ्लक्स को मैथमेटिकली, कि फ्लक्स जो है वो कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है। सॉरी, फ्लक्स जो है, वैसे फ्लक्स जो है वो जस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं या नंबर ऑफ कार्स हो गई जैसे, या नंबर ऑफ एटम्स हो गए। तो फ्लक्स इज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी। ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी हासिल करने का क्या तरीका होता है, हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें ये बात पता है कि हम जब दो क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें स्केलर क्वांटिटी हासिल होगी। तो एक डेफिनेशन मैथमेटिक्स की यूज़ करते हुए हमने एक जनरल डेफिनेशन बना ली कि अगर हमें किसी चीज़ का फ्लक्स चाहिए तो हमें दो वेक्टर क्वांटिटीज़ चाहिए होंगी। और डेफिनेटली कोई क्वांटिटी जैसे या कोई वेक्टर एफ क्रॉस कर रहा हो किसी भी एरिया ए को, ठीक है, तो हम अगर उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये मेरे पास फ्लक्स आ जाएगा। ये फ्लक्स का एक जनरल फार्मूला है, मैथमेटिकली इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। और यूँ भी मालूम कर सकते हैं। और अगर कोई क्वांटिटी कंटिन्यूस है तो फिर हम उसको इंटीग्रल की फॉर्म में भी मालूम कर सकते हैं। ये एक पहला फार्मूला है जो फ्लक्स का मैंने यहाँ पर लिखा है, जनरल फार्मूला है, जो कि वेक्टर एनालिसिस के अंदर, वेक्टर कैलकुलस के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं जी मारूफ, दोबारा से आप कुछ पूछना चाह रही हैं। महमूद हक्कानी, आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बारी बारी पूछ लो।
यस मैम, ये जो हमने जो एग्जांपल में ली है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की हमने बात की है जी जी। मैम। मैम इसमें कोई एग्जांपल बता दे कि ये मतलब किस एरिया के ऊपर ये क्रॉस करेंगे तो फिर फ्लक्स बन जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखो, जैसे अगर किसी जगह से इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल मैंने कैथोड, मेरे पास कैथोड जो है ना वो मौजूद है, मैंने उसको हीट अप किया, फिलामेंट है कैथोड फिलामेंट, इसके अंदर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इजेक्ट हो रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब इजेक्ट होते हैं तो ये टीवी की स्क्रीन के ऊपर आते हैं, जैसे कैथोड रे ट्यूब होती है ना, टीवी की स्क्रीन के ऊपर यस। आते हैं। तो बेसिकली टीवी की स्क्रीन जो है वो आपकी क्या हो गई, एक एरिया हो गया स्क्वायर कलर की। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो ये रैंडम डायरेक्शन में निकलते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन के अंदर निकलें, और इनकी स्पीड भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो ये बहुत सारी ये रैंडम डायरेक्शन के अंदर जा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये टीवी की स्क्रीन के ऊपर फिर हम यहाँ पर फील्ड वगैरह लगा के इनको डायरेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इनको कोशिश करते हैं कि वो इसी जगह पर चले जाएं। लेकिन बहरहाल अभी हम सिंपल सी सिचुएशन लेते हैं जिसमें हमने फील्ड अप्लाई नहीं की हुई है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रैंडम डायरेक्शन में कैथोड फिलामेंट से निकल रहे हैं। तो अब ये जो टीवी की स्क्रीन है इसका एरिया ए है, और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से गुजर के फॉर एग्जांपल उधर पहुँच रहे हैं, क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, मूव करते हुए जा रहे हैं, इस एरिया को जो क्रॉस कर रहे हैं, टोटली 100, लेट सपोज 100 इलेक्ट्रॉन इमिट हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो आए वो लेट सपोज सिर्फ 15 आए, तो मैं कहूँगी 15 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्रॉस कर रहे हैं मेरे एरिया को, तो 15 इलेक्ट्रॉन ये मेरा फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। ये यस मेरा मैम, फ्लक्स सही। कहलाएगा। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरा मैं काउंट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करूंगी जो कि इस एरिया को, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, बेसिकली माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज दिस नाउ। तो अगर मैं कहूँ कि नहीं भाई, इस फिलामेंट के अंदर से जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, अब मुझे इस पूरे एरिया के अंदर मालूम करना है, मैंने एक स्फीयर बना दिया, तो अब मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या हो गया, ये वाला हो गया। अब मैं इस पर्टिकुलर एरिया में देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर कितने क्रॉस कर रहे हैं। तो अब 100 ही निकल रहे थे, और डेफिनेटली मैंने ये क्लोज सरफेस ले लिया है, तो अब 100 इलेक्ट्रॉन्स ही इस सरफेस को क्रॉस करके बाहर आएंगे। तो अब मेरा जो फ्लक्स हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है, कि 100 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेरा फ्लक्स है, मेरे पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ये 100 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। तो दिस इज जस्ट द नंबर ऑफ पार्टिकल, अमाउंट ऑफ मैटर विच इज क्रॉसिंग आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो फ्लक्स की जनरल यस। डेफिनेशन यही होती है, और इसको हम मैथमेटिकली वेक्टर फार्मूला जो है ना इसका ये है, वेक्टर फॉर्म में इसका फार्मूला, फ्लक्स का फार्मूला ये होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताया था कि ओपन सरफेस में और क्लोज सरफेस के अंदर किस तरीके से हम फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। अभी मैंने इसको सेव नहीं किया हुआ है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर जो मैंने वीडियो अपलोड की उसमें है, तो अगर आप लोगों ने देखा हुआ है उसको तो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो पूछ ले। मारूख, आप कुछ पूछ रही थी, इस पेज के ऊपर कोई सवाल है, इस पेज के ऊपर? ने बताया ना कि लिक्विड और एयर के लिए भी एक फॉर्मूला अलग होता है फ्लक्स का। अच्छा अच्छा, चलो तो सही है, ठीक है, होता है हम तो आ आप रहे हैं उसकी आगे। एग्जाम। हाँ ठीक है, मैं आगे आ रही हूँ दोबारा से एयर पे, एयर पे भी आते हैं, सब्र करो थोड़ा सा। ये आ गए एयर के ऊपर। ये जो है ना, मैंने फिर बताया था कि पहला फार्मूला हमने पढ़ा है वेक्टर फॉर्म में, जनरल फार्मूला एफ डॉट ए करके, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर और भी एनालिसिस की गई है, और उसमें इन्होंने कहा गया है कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है, कोई चीज़ हरकत कर रही है, तो उसका फ्लक्स जो है ना इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। ये मैकेनिक्स के अंदर, ऐसा हमने पढ़ा था। मैकेनिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हरकत करती हैं। मैटर की 3 फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो गैस और लिक्विड जो है वो क्या चीज़ है, गैस और लिक्विड हमारा फ्लूइड है, ठीक है। तो वो बेसिकली फ्लो करता है, और गैस और लिक्विड जो है वो हमारा फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड कहलाता है। तो ये फ्लूइड फ्लो करता है। अभी गैस कहाँ पे फ्लो करती है, डेफिनेटली हमारे एयर में हर जगह गैस मौजूद है, सही है। और हम कहते हैं कि अच्छा भाई कराची के अंदर ये रीजन है, इस रीजन से हवा जो है वो इस रीजन के अंदर चल रही है, तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को देखते हैं कि उसके अंदर हवा चल रही है और वो किस तरह से क्रॉस कर रही है, ठीक है। अच्छा, आप लोग चैटिंग भी करते जा रहे हो साथ साथ, हाँ।
मैं अटेंडेंस चलो ठीक है देख लूँगी उसमें अटेंडेंस जब आएगी। तो एनीवे तो इसी तरीके से लिक्विड के अंदर भी ये होता है कि लिक्विड जो है वो हर जगह हमें नज़र आ रहा है अपने इर्द गिर्द, जैसे फॉर एग्जांपल रिवर के अंदर फ्लो कर रहा है, या हम कोई टरबाइन बनाना चाह रहे हैं तो टरबाइन का ये एरिया है जिसके अंदर ये व्हील का एरिया है जिसके अंदर पानी यहाँ पर आता है। ठीक है, बहुत सारा पानी हर जगह मौजूद है लेकिन हमने अपना व्हील इधर रखा हुआ है, तो ये जो है वो सर्कुलेट करेगा, ये जब पानी इसके ऊपर पड़ेगा तो ये सर्कुलेट करेगा। तो अभी मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ये वाला है, तो मैं ये देखूंगी कि इस रीजन के अंदर कितना पानी फ्लो करता हुआ जा रहा है, इसको कितना ओवरकम कर रहा है। टोटल तो ये था वाटर मेरा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो कितना टच कर रहा है, ये सिर्फ एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरा अभी फिलहाल जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब ऐसी सूरत में जहाँ पे हमारे पास कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, गैस या लिक्विड, मैकेनिक्स के अंदर एनालिसिस की गई कि उसका जो फ्लक्स है वो इस फॉर्मूले से भी हम मालूम कर सकते हैं। और वो क्या फॉर्मूला है, वो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी कि डेंसिटी ऑफ एयर या डेंसिटी ऑफ वाटर। v इज द वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी की स्पेलिंग वेलोसिटी, और a इज आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सचमुच की डेंसिटी है कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी हो गई। और ये वेलोसिटी, पानी सचमुच हमें हरकत करता हुआ नजर आ रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये वेलोसिटी हो गई। और यही डेफिनेशन मैंने अभी दी थी जब मैंने फ्लक्स स्टार्ट किया था कि फ्लक्स क्या चीज़ होती है, समथिंग इन मोशन, ठीक है, अक्रॉस आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको हम फ्लक्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन जो है ना वो एयर के अंदर और लिक्विड के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती है। सही है, मशीनरी हम डिज़ाइन करते हैं, बहुत सारी मशीनरी, एयर टरबाइंस होते हैं, वाटर टरबाइंस होते हैं। तो इसी तरह से इंडस्ट्री के अंदर भी जो है फ्यूल के ज़रिए ही सारी चीज़ें चलती हैं। आपको पता है स्टीम इंजन्स जो होते हैं वो भी फ्यूल, लिक्विड मतलब होता है उसके अंदर, वेपर फॉर्म में गैस होती है। और ये जो इंजन्स होते हैं हमारे कार के अंदर, हमारे ट्रेन के अंदर, हमारे एरोप्लेन्स के अंदर, या किसी भी तरह की मशीन के अंदर जो इंजन होते हैं फ्यूल के ज़रिए जो चल रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ना फ्लक्स का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है। और कुछ किसी को पूछना है जी, महमूद हक्कानी क्या पूछना चाह रहे हो? जी मैम, ये जो डेंसिटी हमारे पास है, अगर डेंसिटी की बात करें तो लिक्विड और गैस में मैम सेम होगी या डिफरेंट होगी? नहीं, लिक्विड और गैस की हर मटेरियल की डेंसिटी अलग अलग होती है। अगर मैं नाइट्रोजन गैस ले लूँगी उसकी डेंसिटी अलग होगी, अगर मैं ऑक्सीजन ले लूँगी तो उसकी डेंसिटी जो है वो अलग होगी। मैम अगर इसका हाँ, इसी तरह से लिक्विड में फार्मूला, अगर मैं ले लूँगी तो वाटर की डेंसिटी अलग होगी ना। अगर मैं वाटर का फ्लक्स निकाल रही हूँ तो यहाँ पे जो मैं डेंसिटी रखूँगी वो वाटर की रखूँगी, वेलोसिटी मेरी क्या है वो वाटर की वेलोसिटी होगी, मेरा अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है, उसकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसका वो रखूँगी। तो जो मेरे पास प्रैक्टिकल सिचुएशन है, अगर मैं ऑक्सीजन गैस के ऊपर काम कर रही हूँ तो फिर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो है मैं रखूँगी, ठीक है, ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी मैं यहाँ पर रखूँगी। और अगर मैं स्टीम इंजन के ऊपर काम कर रही हूँ तो स्टीम की डेंसिटी होगी, फिर वाटर की डेंसिटी नहीं होगी। वाटर जो है जब स्टीम फॉर्म में चला जाता है तो उसकी डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो ये जो मेरे पर्टिकुलर फ्लूइड है उस हर फ्लूइड के अंदर डेंसिटी अलग होगी और वेलोसिटी भी अलग होगी, ठीक है। मैम हर एक के लिए कांस्टेंट होगी या हर एक के लिए डिफरेंट? मतलब अब वाटर की बात करें, वाटर के लिए मैम फिर क्या होगी, और नाइट्रोजन की बात करें तो उसके लिए क्या होगी? कोई फार्मूला है या मैम? नहीं, यही फार्मूला है। ये तो आपको स्टैंडर्ड टेबल के अंदर गिवन होगा। अब ये तो इतने सारे कंपाउंड्स हैं, लाखों हजारों, यानी हर एक की डेंसिटी मुझे इतनी याद थोड़ी है। ये मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली दिस डेंसिटी इज द मास डेंसिटी, जस्ट रिमेंबर। अच्छा मैम, अब समझ में आ गया। ठीक है, दिस इज द मास यस मैम, डेंसिटी। सही है। ओके, ओके मैम। और किसी को कुछ पूछना है? मैम मेरा क्वेश्चन है,
हाँ, ये जो है ना, एक मिनट मैं आपसे सवाल सुनती हूँ। हकानी जो है वो मुझसे सवाल कर रहे थे, ये जो मास डेंसिटी जब यहाँ पर निकल कर आएगी ना, तो फिर आपके पास जो नेट फ्लो आएगा, जो नेट फ्लक्स आएगा, वो मास आएगा कि कितना मास जो है वो एक रीजन के अंदर एंटर हो रहा है और कितना मास निकल रहा है। अगर ये आप फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ना ये नंबर डेंसिटी हो जाएगी, ये डेंसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर देखिए इधर बताया है ये चीज़ कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी नंबर होता है, जस्ट वो नंबर कुछ भी हो सकता है, कार का हो सकता है, अगर मैं फॉर्मूला उसके ऊपर अप्लाई करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैकेनिक्स के अंदर ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन बहरहाल उस वक्त जो ये डेंसिटी होगी वो नंबर डेंसिटी होगी, जस्ट मास डेंसिटी नहीं होगी, ठीक है। पेडिस्ट्रियंस हो गए या यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये नंबर डेंसिटी होगी वहाँ पर। तो जब आप फ्लक्स का फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, तो इस फ्लक्स के फॉर्मूले के अंदर आप ये देख रहे हैं कि आप किस चीज़ का नेट फ्लो निकालना चाहते हैं, कितना मास जा रहा है, कितना मास निकल रहा है, तो फिर मास डेंसिटी रख देंगे। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और कितने निकल रहे हैं, तो फिर आप नंबर डेंसिटी रख देंगे, ठीक है। और फिजिकली अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं, अगर चार्जेस आपने बहुत सारे किसी जगह पर रखे हुए हैं और चार्जेस मूव कर रहे हैं, जैसे मैंने भी पिछली एग्जांपल दी थी किसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, तो आप उस वक्त भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जो मैंने भी आपको बताया, क्योंकि उसमें चार्ज की भी कुछ ना कुछ डेंसिटी हमें पता होती है, उनकी स्पीड भी हम निकाल सकते हैं कि कितनी स्पीड है उनकी, और ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी डेफिनेटली हमें पता होता है। तो उस सूरत में भी हम जो है ना वो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको कोई फिजिकली कोई चीज़ नज़र आ रही हो चलती हुई, क्रॉस करती हुई, तो उस चीज़ की डेंसिटी जो है ना वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, यहाँ पर स्पीड आ जाएगी, यहाँ पर एरिया आ जाएगा। तो दिस इज़ द जनरल फार्मूला, बट दिस फार्मूला इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। वो किस तरह से, वो भी आगे चल के मैं और डिस्कस कर लूँगी, उसको भी मत छेड़ो, ठीक है जी। मारूफ, आपको ये बात मैम क्लियर हो मैम गई? मैम आपने क्वेश्चन किया था फिजिकल के लिए एप्लीकेबल है, फिर तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात करें तो मैम वो हमें नजर नहीं आ रहे हैं फिजिकली। नहीं बेटा, फिजिकली होते हैं वो, ठीक है, वो हमें नज़र नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल हम उसको इनडायरेक्ट मेथड्स के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फ्लक्स की जब मैंने डेफिनेशन दी है उसमें मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ये सब रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पार्टिकल फ्लक्स कहलाते हैं, ठीक है। सही है मैम। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चीज़ नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक अजम्पशन है ना, वो उसका तो प्रूफ ही हमें नहीं मिला है अभी तक। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्रूफ मिल गया उसका, प्रोटॉन्स हैं उसका प्रूफ मिल गया है, एटम्स होते हैं उसका प्रूफ मिल गया है, ठीक है, नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन हमें उसका प्रूफ मिल गया है। ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये सिर्फ अभी तक एक मैथमेटिकल चीज़ है, ठीक है। उसको एज्यूम करके हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो ठीक आ जाती है, लेकिन बहरहाल हमें अभी तक कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला है, तो हम इसको एक अजम्पशन ही कहते हैं कि हाँ ये अजम्पशन है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ रही हूँ जी। फैराडे अच्छा, एक चीज़ और मैंने यहाँ पर डिस्कस की थी सोर्स और सिंक के बारे में। तो बेसिकली ये जो फ्लक्स होता है ना, ये फ्लक्स हम जो है जब किसी भी ओपन सरफेस के ऊपर निकालते हैं तो ये सिर्फ जस्ट फ्लक्स कहलाता है, और जब भी हम इसको किसी क्लोज सरफेस के ऊपर निकालते हैं, जब भी हम इसको किसी क्लोज सरफेस के ऊपर निकालते हैं, ये देखो, तो उस क्लोज सरफेस के ऊपर हम नेट फ्लक्स निकालते हैं कि कितना मैटर इन हो रहा है और कितना आउट हो रहा है, उसको फिर हम उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं नेट फ्लक्स। तो इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है कि फ्लक्स क्या है और नेट फ्लक्स क्या है। जब नेट का नाम आ जाएगा तो इट इज़ अंडरस्टूड कि वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोज सरफेस, और अगर हम सिर्फ फ्लक्स अगर कह रहे हैं कि फ्लक्स कैलकुलेट करें तो फ्लक्स का मतलब जस्ट यही होगा कि कोई ओपन सरफेस है, ठीक है। तो इट इज़ अंडरस्टूड कि वी आर टॉकिंग अबाउट दी ओपन सरफेस। तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी जहन में रख लीजिएगा जी। नाइला कुछ पूछ रही थी? यस मैम, मैं इसी क्लोज्ड और ओपन सरफेस से रिलेटेड ही पूछ रही थी कि आपने एग्जांपल बताई थी कि जैसे 10 कार्स आ रही हैं और उसमें से 8 पास हो रही है और 8 बाहर निकल रही है और 2 जो है वो वहीं पर रह रही है।
तो 2 उसका फ्लक्स होगा या फिर वो जो 8 पास हो रही है वो उसका फ्लक्स होगा? नहीं, ये तो दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल अगर जो है ना कि कोई रीजन है, ठीक है, आप ये देखना चाह रही हैं कि वहाँ पर अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि कितनी यहाँ पर एंटर हुई और कितनी निकल गई, आप अंदर से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ लीविंग देखना चाह रहे हैं कि लीविंग कितनी, लीविंग फ्लक्स कितना है आपका, तो आप कह देंगे 8, ठीक है। और अगर आप ये देखना चाह रही हैं कि आपका जो है ना लेफ्ट ओवर फ्लक्स कितना है या एंट्रिंग अंदर कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्बिंग फ्लक्स आपका कितना है, ठीक है, एब्जॉर्बिंग फ्लक्स जो है अगर आप देखना चाह रही हैं तो फिर आप उसको कह देंगे कि दिस इज ट्रू। दोनों तरीके से देख सकते हो उसको, लेकिन ये वाला जो चीज़ होती है ना ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है क्योंकि हम सिर्फ ये देखते हैं कि क्लोज सरफेस के अंदर कितना एंटर हो रहा है और कितना लीव कर रहा है, तो ये जो चीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैम हर सरफेस का जो है वो अलग होगा इसमें क्यूब की सूरत में, क्लोज सरफेस में अगर? हाँ, अलग होता चला जाएगा ना। मैंने जैसे भी आपको एग्जांपल दी यहाँ पर, ये देखो, ये मैंने एग्जांपल दी थी, नहीं कहाँ चली गई, ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये कैथोड के अंदर से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं और इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, ये वाला जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इसमें से निकल रहे हैं। तो अगर मैंने अपना एरिया जो है वो छोटा रखा हुआ है तो जाहिर है इसके अंदर से कम इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकते हैं, तो कम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने अपना एरिया जो है वो बड़ा कर दिया तो अब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स उस एरिया में से क्रॉस हो सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि अगर मैं किसी जगह पे से गाड़ियाँ अगर गुजर रही हैं तो अगर मेरा एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, एरिया अगर आप चेंज कर देंगे तो फ्लक्स तो डेफिनेटली आपका चेंज होगा। फ्लक्स की तो डेफिनेशन के अंदर ही आता है ना एरिया, तो ये चीज़ तो चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा अगर ये आप चेंज कर रहे हैं तो, ठीक है जी। हफ्सा भी कुछ पूछ रही हैं और भी एक दो स्टूडेंट्स ने हैंड्स रेज किए हुए हैं। अच्छा, क्लास की मीटिंग का टाइम जो है वो मेरे पास मैसेज आ गया है, रिमेनिंग मीटिंग टाइम रह गया 6 मिनट। जल्दी जल्दी पूछो फिर दोबारा से ज्वाइन करूँगी। जी हफ्सा, कोई कुछ और पूछ रहा था? अच्छा, यहाँ पर फेराडे एक्सपेरिमेंट में किसी ने कोई सवाल किया था? तो इसमें इसको क्लियर कर दें जो आपने बताया था। फेराडे एक्सपेरिमेंट पे किसी ने कोई सवाल किया था, मुझसे पूछो तो सही क्या चीज़ क्लियर करनी है इसके अंदर। मिस आपने वो बोला था कि उसको हम यस इंडक्शन भी कह सकते हैं। मैम, आपने कहा था कि फेराडे एक्सपेरिमेंट जो हमने उसमें फाइंड की थी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ जी अब कह दो कि लाइट चली गई है, अब कुछ हो गया है, अब ये प्रॉब्लम हो गई है, सवाल ही ठीक से नहीं कर रहे, गायब हो गए हो। फेराडे सिग्नल के इश्यू हो एक्सपेरिमेंट, रहे हैं मैम। हाँ हाँ नेट का इशू हो मैम रहा है, मैम वाकई में नेट का इशू हो रहा है। चलो यस फेराडे मैं बता मैम देती आपने हूँ, हाँ पूछो। यस आपने कहा था जो फेराडे एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, उसने कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया हुआ था सर। मैम उसका जो Q इजिकल टू माइनस Q मॉडुलस आया हुआ है ना, हाँ, वो फ्लक्स समझ इज में इक्वल टू नहीं आया। क्यू, वो समझ में नहीं आया। अच्छा, उसने मैं बता देती हूँ। देखो उसने क्या किया कि उसने जो है ना वो एक स्फीयर लिया, स्फीयर के अंदर उसने चार्जेस जो आपको जैसे यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे प्लस प्लस चार्जेस उसने चार्ज कर दिया उस स्फीयर को, और उस स्फीयर के ऊपर उसने एक कंडक्टिंग हेमिस्फीयर जैसे आपको नज़र आ रहा है जो कि न्यूट्रल था इनिशियली, उसने जो है ना उसको क्लोज कर दिया इस तरह से, उसकी अपर लेयर इसके ऊपर आ गई ऐसे, ठीक है। जब अपर लेयर आ गई तो उसने जो है ना बाद में ये चेक किया एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर मौजूद है उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो यहाँ पर अपीयर हो रहा है अपर वाले सरफेस में। वो इनिशियली न्यूट्रल थे लेकिन उतना ही चार्ज यहाँ पर भी अपीयर हो गया।
तो ऐसा क्यों हो रहा है कि Q बराबर है माइनस Q के? और जब यहाँ पर चार्ज था तो ये तो गैप है ना इनके दरमियान, तो ऐसा क्यों हुआ कि इस गैप को क्रॉस करते हुए यहाँ पे भी उतना ही चार्ज आ गया? तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग विच इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और यहाँ जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से कोई ना कोई इफेक्ट जो है वो यहाँ पर ज़रूर पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चीज़ जो है ना वो डिस्प्लेस हो रही है, कोई चीज़ इधर से इधर जा रही है जो कि कुछ ना कुछ असर डाल रही है, और वो सेम असर डाल रही है, जितना यहाँ पर था इतना ही यहाँ पर है। तो उसने इस वजह से उसने डिस्क्राइब किया कि दिस डिस्प्लेसमेंट टुक प्लेस फ्रॉम इनर टू आउटर स्फीयर वेयर विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जब हम उसमें कुछ रखेंगे भी नहीं, वैक्यूम कर देंगे, तब भी उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट होगा। अगर हम इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे इस वाली सरफेस में बीच में, तो भी उतना ही अमाउंट जो है वो मौजूद होगा, ठीक है। तो उसको उसने कहा कि ये कोई क्वांटिटी है जो कि डिस्प्लेस हो रही है, तो उसका उसने नाम रख दिया, दिस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। उसने एज्यूम कर लिया कि कोई चीज़ है और उसने उसको रिप्रेजेंट किया लाइंस ऑफ फोर्सेस से, इसको फील्ड लाइंस भी कहते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं, ठीक। और उसने जो है ना ये कहा कि ये जो फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज के, जितना क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितना फ्लक्स जा रहा था, ये जितना फ्लक्स जा रहा था, यहाँ पर उतनी ही चार्जेस जो है वो इंड्यूस हो रहे थे। तो ये इंड्यूस चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू दिस अमाउंट ऑफ फ्लक्स। बेसिकली ये जो Q है, ये Q है इंड्यूस्ड चार्जेस, यानी कि जितना फ्लक्स होगा, हमारा जितना फ्लक्स गुजर रहा है, ये जो इनिशियल फ्लक्स है, ठीक है, तो ये जो है वो बराबर है इंड्यूस चार्जेस के। 1 मिनट इज लेफ्ट। मैं इसको जो है ना अभी यहीं एंड कर रही हूँ मीटिंग को, और दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर रही हूँ, वहाँ से कंटिन्यू करें, ठीक है। फिर बीच में से वो बहुत गड़बड़ हो जाती है। जस्ट 1 मिनट रह गया, एंड कर रही हूँ ठीक है मैं, मैम। दूसरी मीटिंग ज्वाइन दोबारा से करो, ओके जी। मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस कर रही थी कि ये जो बेसिकली फ्लक्स है, ये फ्लक्स, स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है, शेयर हुआ हुआ है। ये जो फ्लक्स है ये इनिशियल, यस मैम। ये फ्लक्स है ड्यू टू इनिशियल चार्जेस, जो चार्जेस हमने इनर स्फीयर के ऊपर रखे हुए थे, ठीक है, इनर स्फीयर के ऊपर हमने रखे हुए थे। और ये जो चार्ज है ना, ये है इंड्यूस चार्ज। तो जितना हम फ्लक्स दे रहे हैं, ये जितना हम फ्लक्स दे रहे हैं इन चार्जेस की वजह से, ठीक है, उतने ही चार्जेस जो हैं वो इंड्यूस हो रहे हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। फ्लक्स जो होता है ना, उसका यूनिट होता है जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ एटम्स, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको हम जस्ट नंबर्स के तौर पे लेते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस या ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन Q जो है ना, इसका यूनिट होता है कूलम। ये इत्तेफाक के तौर पे दोनों चीज़ें बराबर आ गई हैं। बेसिकली फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि फ्लक्स का भी यूनिट जो है ना वो कूलम्स होता है, नहीं, ये सिर्फ मेजरमेंट करने के लिए हम ये कह देते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। और इज इक्वल टू यही चीज़ जो है ना उसने फाइंड आउट की थी, और उसने कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और कुछ भी चीज़ उसने नहीं बताई थी फैराडे ने हमें, तो हम इसको इसी तरीके से लेते हैं। तो अब हम जो है ना वो फार्मूला बनाना चाहते हैं फ्लक्स का। तो फ्लक्स का फार्मूला बनाने के लिए हमें पता है कि जनरल फार्मूला ये होता है, तो वेक्टर फॉर्म में, तो एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी है ही है। यहाँ पर हमें एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी विच शुड आल्सो बी अ वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक डेंसिटी डिफाइन करने जा रहे हैं अब, मज़ीद एक क्वांटिटी जिसको हम D कह रहे हैं, एंड इट इज़ अ वेक्टर। इस पेज के ऊपर, फैराडे के ऊपर कोई सवाल किसी को करना है? जी अली, आप हाथ उठा रहे थे बार बार। ओके, मैं आ रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मैम जी बेटा। मैम हमने पढ़ा था कि मतलब स्फीयर के अंदर जब हम चार्ज मतलब जीरो थे, टोटल चार्ज सरफेस पे होते हैं,
मैम एक बुक में मैंने देखा था कि उसमें लिखा गया था कि अगर हमने एक स्फीयर के अंदर चार्ज पुट किया और इसको इंसुलेट कर दिया फिर भी वो चार्ज खत्म हो जाता है, तो वो कैसे मैम? मुझे आपका सवाल क्लियर नहीं हुआ, दोबारा से करो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो है वो किसी भी स्फीयर के अंदर जब चार्ज को रखते हैं तो क्या चीज़ ज़ीरो हो जाती है? और इस चार्ज को अगर हमने इंसुलेट भी कर दिया फिर भी वो खत्म हो जाते हैं इनसाइड, मतलब सरफेस पे आ जाते हैं, तो वो कैसे आ जाते हैं? हाँ हाँ हाँ, ये इंडक्शन का ही प्रोसेस होता है ना, कि आपने जो है ना वो टेस्ट चार्ज को अंदर रखा है अभी, तो ये न्यूट्रल था कंडक्टर इनिशियली, न्यूट्रल होने की वजह से क्या हुआ कि इसकी इनर सरफेस के ऊपर तो जितना अमाउंट ऑफ प्लस क्यू चार्ज था इतना हो गया, और यहाँ पर जो है ना ये प्लस क्यू चार्ज आ गया। तो ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे, गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे, ओवरऑल चार्ज अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर नेट चार्ज जो है वो प्लस क्यू ही आएगा। ठीक है, सरफेस के ऊपर आ जाएगा, इनर कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके। ठीक है, ये चीज़ें वैसे अभी आगे चलकर आएंगी भी, ये चीज़ें अभी तो मैंने इतना डिस्कस की भी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये अच्छा वो मैम, चीज़ नहीं है जो आप समझ रहे हो। हाँ, उस मैम हवाले से क्या हम नहीं किसी, देख रहे हैं हम अभी इसको, अभी हम सिर्फ फ्लक्स के हवाले से देख रहे हैं। जी बेटा। बस मैम क्लियर हो गया, आपने कहा फ्लक्स के हवाले से ही सवाल करो तो। नहीं, फ्लक्स के हवाले से ही देख रहे हैं अभी हम इसको ना, अभी हम उस तरह से नहीं देख रहे हैं, इंडक्शन के प्रोसेस के हवाले से अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं, अभी हम कंडक्टर और इंसुलेटर की क्लासिफिकेशन के हवाले से इसको नहीं देख रहे हैं कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है या नेट फोर्स कैसे होती है। अभी हम सिर्फ इसको फ्लक्स के हवाले से ही देख रहे हैं, तो डेट्स इट। ठीक है, ठीक है मैम। जी और आगे चल के ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, बल्कि आप लोगों की क्लास में तो नहीं आएंगी, ये मैं दूसरी क्लास में ज़्यादा डिटेल से पढ़ाऊंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो कोर्स है वहाँ से मैं आप लोगों को लेक्चर रेफर कर दूंगी, उसको देख लीजिएगा, कंडक्टर और इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज जो होती हैं। अच्छा जनाब, अब मैं आ गई थी ठीक है डी मैम। के ऊपर। तो डी क्या चीज़ हो गई? डी जो है ना, मुझे पता चल गया कि डी जो है ना कोई एक क्वांटिटी है, और इसको मैं क्या कह सकती हूँ, मैं इसको फ्लक्स डेंसिटी कह सकती हूँ, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कह सकती हूँ। ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी कह सकती हूँ, इसके बहुत सारे नाम हैं। मैं एक मिनट चेंज कर दूँगी वाइट से ब्लैक। ये जो है ना ये डेंसिटी है, मुझे पता चल गई। और ये जो है ना, ये डेंसिटी की जो नेचर है, ये इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सारी डेंसिटी आप लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, उसके अलावा मास डेंसिटी भी आप लोग पढ़ते हैं। तो ये सारी डेंसिटीज़ जिनका आपने जिक्र पहले, इससे पहले सुना है, तो वो जो सारी की सारी डेंसिटीज़ थी ना, वो स्केलर थी, स्केलर डेंसिटीज़ थी। लेकिन अब हमें वेक्टर डेंसिटी का भी इंट्रोडक्शन मिल गया है कि डेंसिटी जो है वो वेक्टर भी हो सकती है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि एक और डेंसिटी आप पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, या करंट डेंसिटी जे। ये सारी की सारी जो है ना वेक्टर डेंसिटीज़ हैं। ओके, दिस इज़ द करंट पर यूनिट एरिया, दिस इज़ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पर यूनिट एरिया, this is the number of electric lines per unit area. So this is the density, but it is a vector density, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी चार्ज के ऊपर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं, ठीक है, तो अगर मैं टोटल देखूंगी, टोटल देख रही हूँ मैं अब, तो अगर 10 है तो 10 ही मुझे मिलेंगी। अगर मैं इधर चली जाऊंगी तो अभी भी मुझे 10 ही मिलेंगी ना। टोटल तो ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, टोटल density is always a constant, total is always a constant. Total is always a constant. लेकिन अगर मैं एक छोटे से रीजन में देख रही हूँ, इधर मैं डायग्राम बना लेती हूँ, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि नहीं मुझे तो सिर्फ इस डायरेक्शन के अंदर देखना है, इस डायरेक्शन में, तो फिर अब ये जो मेरी डेंसिटी है, ये लेट सपोज 1 यूनिट एरिया था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया था, तो मैं इसमें पूछूंगी कि अच्छा भाई इस डायरेक्शन के अंदर कितनी डेंसिटी है। तो अब इस डायरेक्शन के अंदर तो सिर्फ 2 ही नंबर ऑफ लाइंस आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं 1 यूनिट एरिया जो है वो अब यूं करके बना दूं, ये अभी भी 1 यूनिट एरिया है, लेकिन
अब इसके अंदर कितनी डेंसिटी हो गई, मुझे नज़र आ रहा है कि सिर्फ वन लाइन जो है ना उसके अंदर से एंटर हो रही है। तो ये जो डी है ना, इसको हमने डायरेक्शन असाइन इसीलिए किया है कि जब हम टोटल नहीं देख रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक छोटे से एरिया के अंदर देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये चेंज हो जाता है। ठीक है, कलेक्टिवली तो ये कांस्टेंट ही है, कलेक्टिवली जब आप इसको देखेंगे तो ये कांस्टेंट है, लेकिन छोटे से एरिया के अंदर ये चेंज हो जाता है। इट हैज़ अ डायरेक्शन, नंबर ऑफ लाइंस इस डायरेक्शन में कितनी फ्लो हो रही हैं, इस डायरेक्शन में कितनी फ्लो हो रही हैं। ये तो एक बहुत सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर मैंने बनाई थी। चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी हो सकती है, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है ना वो कॉन्सेंट्रेट कर सकती हैं और किसी भी जगह पे हल्की फुल्की भी हो सकती हैं। तो इस टोटल तो मेरी कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे मैं अगर देखूं तो यहाँ पे भी 10 ही रहेगी, ऊपर देखूं ऊपर वाले एरिया में देखूं तब भी 10 ही रहेगी। लेकिन अगर मैं छोटे लोकल लेवल के ऊपर देख रही हूँ तो फिर मेरी डेंसिटी इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ लाइंस डिफरेंट हो सकते हैं, इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ लाइंस डिफरेंट हो सकते हैं। So that's why I need a quantity which is known as the displacement flux density, और उसको हमने वेक्टर एज अ वेक्टर ट्रीट किया हुआ है। तो अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि अच्छा भाई ये वेक्टर क्यों हो गई, डेंसिटी तो ऑलवेज अ स्केलर। तो ये हमारी नीड थी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कुछ डेंसिटीज़ हमारे पास आती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये वेक्टर डेंसिटीज़ होती हैं। ठीक है, ये वेक्टर डेंसिटीज़ होती हैं, और ये क्वांटिटीज़ जो होती हैं ये स्केलर डेंसिटीज़ होती हैं, ये वेक्टर होती हैं। तो यहाँ पर हमें एक वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पता चल गया। उसके अलावा अच्छा, इसकी जो ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी वही डायरेक्शन होती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो कूलम पर मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, क्यों कूलम पर मीटर स्क्वायर होते हैं? बेसिकली इट इज़ द फ्लक्स पर यूनिट एरिया ना, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो फ्लक्स जो है वो हमें पहले पढ़ चुके हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो दैट्स वाई इसके यूनिट जो है ना कूलम पर मीटर स्क्वायर हैं। जी हमीद, कुछ पूछ रहे हो? नहीं मैम, मैंने वो कंट्रोल वाला पूछना था, वो कंट्रोल सरफेस कंट्रोल वाला क्या? कंट्रोल सरफेस के बारे में मैंने पूछना था। वो परसों भी एक क्वेश्चन किया था आपने, कहा बाद में बताऊंगी, अभी वो आया नहीं है। अच्छा चलो मैं बताती हूँ, वो मुझे याद है ग्रेडियंट के हवाले से, वो लास्ट में मैंने सोचा हुआ था डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पर जी नाइला कुछ पूछ रही हैं। यस मैम, आपने जो है ना अपने लेक्चर में बताया था कि जो है ना इलेक्ट्रिक जो लाइन ऑफ फोर्सेस डी होती है, ये जो है हमारे पास इमेजिनरी क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रियल क्वांटिटी है। तो इसको थोड़ा डिफाइन कर दी, ये चीज समझ नहीं आई। हाँ, ये चीज़ कर देती हूँ मैं एक्सप्लेन। अच्छा, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट रह गया है, ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। डी, इसका मतलब समझ में आ गया आपको? डी जो है टोटल नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया होता है डी, और इसको हम किस तरह से लिखते हैं? डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक पॉइंट चार्ज ले लूँ तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाता है, तो D इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ ये 4 पाई आर स्क्वायर। क्या चीज़ है? सर, स्फीयर का एरिया। तो दिस इज Q अपॉन एरिया। तो D इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। अगर आप किसी भी जगह पर दो कंडक्टर्स के दरमियान मीडियम भी रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप इतना छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बीच में मीडियम भी रख देंगे तो मीडियम की वजह से ये जो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया है ये कम या ज़्यादा नहीं होगा। बज़ाहिर हमें फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको कलेक्टिवली देखें तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है एक पॉइंट चार्ज के लिए अगर मैं ले लूँ तो उसके अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वैक्यूम और एयर के बजाय कोई और मीडियम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस मीडियम के अंदर रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये मीडियम से। तो एक पॉइंट और रह गया इसका, मैंने कहाँ पे डिस्कस किया था? अच्छा, एक नाइला सवाल कर रही हैं, वो ये सवाल कर रही हैं कि
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो रियल होती है, यस इट इज़ रियल। ये तो हमें पता है कि एक चार्ज अगर हम रखते हैं और दूसरा टेस्ट चार्ज इसके करीब लेकर आते हैं तो बीच में कुछ है तो सही, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। जिस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं उसको हम कह रहे हैं कि दिस इज़ रियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रियल क्वांटिटी, वी आर स्टिल अनएबल टू डिफाइन व्हाट एक्चुअली एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टिल, ठीक है। स्टिल हम जो है वो नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में है क्या, क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा। बस हम बता सकते हैं कि यस इस रीजन में कुछ है, तो इन दैट सेंस इट इज़ रियल। लेकिन ये जो डी का कॉन्सेप्ट हमने दिया है ना, ये डी का कॉन्सेप्ट हमने ये दिया है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ है वो नंबर ऑफ लाइंस हैं, ठीक है। वो नंबर ऑफ लाइंस हैं, यहाँ से कुछ नंबर कुछ निकल रहा है, कुछ एनर्जी निकल रही है, कुछ निकल रहा है इधर से, लेकिन स्टिल वी डोंट नो व्हाट इज़ दिस। फिर जब हम क्वांटम फिजिक्स के अंदर चले जाते हैं तो फिर हम डिफाइन करते हैं कि फील्ड तो कुछ चीज़ है, लेकिन फील्ड क्या है। यहाँ से वो एज्यूम करते हैं कि नहीं भाई नंबर ऑफ लाइंस नहीं निकल रही हैं, बल्कि यहाँ से कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल रहे हैं जिनको वो फोटॉन्स ही होते हैं ख़ास तरह के, ठीक है, जिसको वो एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो फील्ड है इट इज़ नॉट प्योरली अ वेव, इट हैज़ अ ड्यूअल नेचर। तो उस फील्ड को वो डिफाइन करते हैं कि यहाँ से जो है कुछ क्वांटाज निकल रहे हैं एनर्जी के, जिसको वो फोटोन कहते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ फोटॉन्स हैविंग सर्टेन स्पेशल प्रॉपर्टीज। तो वहाँ पे वो ये इमेजिन कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहा, तो हम कह देते हैं कि फील्ड तो है, देयर इज़ समथिंग, क्योंकि उसको रियल हम इसलिए कह रहे हैं कि हम वाकई में फोर्स महसूस करते हैं, एक्शन एट अ डिस्टेंस हम महसूस करते हैं। लेकिन क्लासिकल थ्योरी में हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ कुछ लाइंस निकल रही हैं, क्वांटम थ्योरी में हम एज्यूम कर लेते हैं कि यही नहीं भाई यहाँ पे फोटॉन्स होंगे कुछ। तो दिस इज़ एन अजम्पशन, जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए हमने कुछ चीज़ एज्यूम कर ली है, तो डी इज़ एन अजम्पशन इन दैट सेंस, ठीक है। क्योंकि ये रियल कोई चीज़ कोई हमें प्रूफ नहीं हुआ एक्सपेरिमेंटली इसका कि सचमुच कोई चीज़ इसमें से निकल रही होगी। लेकिन ये कुछ एजम्पशंस करने के बाद भी जो है ना हमारे रिजल्ट्स ठीक आ रहे होते हैं, तो फिर हम उसको ऐसे ही कैरी ऑन कर लेते हैं। और ये जो हमारा कोर्स है क्लासिकल फिजिक्स का, इसके अंदर तो ये पूरा के पूरा क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। अभी तो हम थोड़ी बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट इज़ डी, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, लेकिन आगे चल के तो ये प्योर मैथमेटिकल हो जाता है। उसमें हम फिर परवाह ही नहीं करते हैं कि मतलब क्यों हो रहा है ये सब, बस आखिर में जो रिजल्ट आते हैं उसको समझ लेते हैं, दैट्स इट। हम उसमें क्यों का सवाल ही नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि अभी तक स्टिल वी कैन नॉट नो, वी डोंट नो व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन रियलिटी। कोई थ्योरी कुछ कहती है, कोई थ्योरी कुछ कहती है। तो जैसे कपड़ा खरीदने जाते हैं ना, तो किसी कपड़े पे अलग डिज़ाइन होता है, किसी कपड़े पे अलग डिज़ाइन होता है, तो हमें जो पसंद होता है हम वो खरीद लेते हैं। तो हम डिफरेंट सिस्टम्स जो है ना वो स्टडी कर रहे होते हैं साइंस में, फिजिक्स में। तो किसी सिस्टम के अंदर रिजल्ट हमारे कुछ और आ जाते हैं, और फिर हम चेक करते हैं अच्छा भाई ये किस थ्योरी से मैच कर रहे हैं। तो कभी वो क्लासिकल थ्योरी से मैच कर जाते हैं हमारे रिजल्ट, तो हम कहते हैं नहीं नहीं क्लासिकल थ्योरी सही कह रही है। और कभी हमारे रिजल्ट जो है वो क्वांटम फील्ड थ्योरी से मैच कर जाते हैं, तो हम कहते हैं नहीं अच्छा भाई क्वांटम फील्ड थ्योरी सही कह रही है। तो स्टिल देयर इज एन एम्बिग्यूटी कि कौन सी थ्योरी ठीक है। तो आगे चलते चले जाओगे ना तो पता चलेगा आपको कि और मतलब लर्न कर लोगे, एब्जॉर्ब कर लोगे इस चीज़ को कि फिजिक्स की जो थ्योरी होती हैं वो बहुत सारी होती हैं कि डिफरेंट सिस्टम के लिए डिफरेंट होती हैं। तो अगर नज़र आ जाता कि अच्छा भाई नंबर ऑफ लाइंस निकल रही हैं किसी भी जगह से, तो फिर हम कह देते हैं हाँ भाई यही थ्योरी ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो है वो एजम्पशन नहीं है, दिस इज़ द रियलिटी। तो लेकिन बहरहाल चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और को करना है। डाइवर्जेंस शुरू हो गया यहाँ पर। डाइवर्जेंस के बारे में मैंने यहाँ पर एक थ्योरम बताया है, डाइवर्जेंस थ्योरम। ये हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये मैथमेटिकली हमें पता चला है ये थ्योरम कि ये जो क्वांटिटी होती है ना ये बराबर होती है इस क्वांटिटी के। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो ये क्वांटिटी बेसिकली क्लोज सरफेस के ऊपर हम निकाल रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है, नेट फ्लक्स है। तो इसका मतलब है कि ये इज इक्वल टू लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी भी जो है वो क्या है, नेट फ्लक्स ही है, ठीक है। और अगर मैं डाइवर्जेंस को समझना चाहूँ तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ।
मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख देती हूँ, एफ डॉट डी एस डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वी टेंड्स टू 0। यहाँ पे डेल्टा वी भी है, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैंने मॉडिफाई कर दिया, ये चीज़ यहीं रही, ये देखो इधर ये चीज़ ये रही, ये जो इसके अंदर वॉल्यूम है ये वॉल्यूम इधर आ गया नीचे। और मैं यहाँ पर चूंकि ये मुझे पता है कि डाइवर्जेंस जो है वो क्या चीज़ है, डाइवर्जेंस इज़ अ डिफरेंशियल क्वांटिटी। और डिफरेंशियल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, हम बहुत छोटे यूनिट वॉल्यूम के ऊपर उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। तो इस वजह से मैंने कह दिया है कि डेल्टा वी टेंड्स टू 0। जब हम यहाँ पर देख रहे थे तो फिर हम कह रहे थे कि ये जो बहुत छोटे से एक यूनिट वॉल्यूम के ऊपर हम फ्लक्स निकालेंगे और पूरे वॉल्यूम से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल नेट फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अब हमने थोड़ा सा फॉर्मूला उसका चेंज कर दिया, अब हम पूरा बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि डाइवर्जेंस जो है वो क्या है। तो हमें पता चल रहा है कि डाइवर्जेंस क्या चीज़ है, नेट फ्लक्स ओवर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम का मतलब है वेरी स्मॉल वॉल्यूम, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जाम्पल, ये मैं इसको पॉइंटर ले लेती हूँ। बेटा किसी का माइक खुला हुआ है, बंद करो। ये जो है ना, अब हम इस छोटे से वॉल्यूम के ऊपर देख रहे हैं कि फ्लक्स मेरा कितना है, ठीक है। डाइवर्जेंस निकाली है मैंने, तो अब मैं छोटे से वॉल्यूम के ऊपर देख रही हूँ। तो जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही थी उतनी ही जो है वो अक्सर अपना माइक खोलकर बैठी हुई हो, पता ही नहीं तुम्हें, नॉइज आ रही है। ये देखो, ये अब हम बहुत छोटे से डिफरेंशियल यूनिट के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि डाइवर्जेंस क्या चीज़ है, डाइवर्जेंस जो है एक डिफरेंशियल फ्लक्स है, यानी बहुत छोटा सा वॉल्यूम बनाना है और उसमें हमें नेट फ्लक्स देखना है, ठीक है। नेट फ्लक्स देखना है एक बहुत छोटे से वॉल्यूम के ऊपर, ओके। जबकि ये जो नेट फ्लक्स अगर हम कहीं सिर्फ निकालना चाहते हैं तो हम एक बड़ा सा सरफेस ही बना सकते हैं, छोटा सा भी सरफेस बना सकते हैं। और यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, डाइवर्जेंस बेसिकली क्या हो गया, नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर कितना है। और अगर हमें टोटल वॉल्यूम में बहुत बड़े वॉल्यूम में चाहिए तो फिर हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाइवर्जेंस की डेफिनेशन दी थी कि डाइवर्जेंस इज नथिंग बट दी नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। जी मारो। एग्जाम्पल थी फ्राइडे की कि मतलब एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, उसके सराउंड में आपने एक कंडक्टर ले लिया था, तो और आपने कहा था कि उसको हम इंडक्शन कह सकते हैं। तो मिस हाँ, कैसे, क्योंकि इंडक्शन ही है मिस वो बस इंडक्शन वो नहीं होती जब आप एक मतलब कॉइल के अंदर से एक मैग्नेट जो नॉर्थ पोल वाला होता है उसको आप मूव कराते हैं तो चार्ज पैदा होता है उसके अंदर, ये होती है ना बस। जी जी जी, वो मैग्नेटिक इंडक्शन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। वहाँ पे भी वो टर्म यूज़ करते हैं हम। इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस होना। इंड्यूस होने का अगर मैं लफ्जी तर्जुमा देखूँ तो उसका मतलब है देखा देखी कोई चीज़ अडॉप्ट कर लेना। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने आपसे लड़ाई शुरू कर दी, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे शदीद, देखा देखी आपको भी मेरे ऊपर गुस्सा आना शुरू हो गया। तो एक फीलिंग्स है ना जो इंड्यूस हो गई मेरे से आप में, ठीक है। अगर मैं आपको जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ और मैं कहती हूँ यू आर अ गुड स्टूडेंट्स और मैं आपको बहुत इंकरेज करती हूँ, तो एक मेरी फीलिंग है आपके लिए, तो आपके अंदर भी वही फीलिंग इंड्यूस हो जाएगी देखा देखी कि हाँ मैडम मुझे बहुत पसंद कर रही है, मैडम इज़ अ वेरी गुड टीचर। तो जैसे फीलिंग इंड्यूस होती है ना, तो इंड्यूस का जो टर्म होता है ना, मतलब वो इस्तेमाल होता है देखा देखी। देखा देखी जो है वो चार्जेस एक सरफेस से दूसरे सरफेस के ऊपर आ जाना। अगर हम सिर्फ लफ्जी तर्जुमा देखें, मैं एक चार्ज रॉड किसी भी कंडक्टर के ऊपर लेकर आई हूँ, ये न्यूट्रल कंडक्टर था, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर भी नेगेटिव चार्जेस आ गए और यहाँ पे भी प्लस चार्जेस आ गए, तो हम इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि देखा देखी चार्जेस जो हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्जेस इस सरफेस के ऊपर आ जाना, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की टर्म यहाँ पर इस्तेमाल होती है। और जो आप बात कर रही हैं वो भी ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है। एक मैग्नेट है, अगर आप किसी भी सीजर के करीब लेकर आए, एक आयरन की नेल के करीब लेकर आए, आयरन की नेल जो है वो अभी मैग्नेट नहीं थी, वो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही आप एक मैग्नेट के करीब जो है वो आयरन की नेल को लेकर आएंगे तो फिर क्या होगा कि वो अट्रैक्ट करके फ़ौरन इसके साथ में चिपक जाएगी। तो ये मैग्नेट
इसको भी जो है वो क्या करता है, मैग्नेट बना देता है और उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, दिस इज द वास्ट टर्म विच कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड। और किसी को कोई क्वेश्चन करना? अली जी आप सवाल कर रहे थे। मैडम ये जो डाइवर्जेंस थ्योरम में हमने देखा मैडम, यहाँ पे 3 इंटीग्रल लगाए हुए हैं, क्या एक काफी नहीं था हमारे लिए, या फिर वहाँ पे 4 क्यों नहीं लगाए उन्होंने? नहीं नहीं, ये असल में वॉल्यूम इंटीग्रल है ना, तो वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए यहाँ पर तीन डायमेंशन होनी चाहिए। सरफेस जो होता है उसकी 2 होती हैं, तो डेट्स वाई वॉल्यूम इंटीग्रल में वैसे हमेशा 3 ही जो है वो इंटीग्रल यूज किए जाते हैं। अगर आप कहीं भी जान छुड़ाना चाह रहे हैं तो बाज़ जगह एक इंटीग्रल लिखा हुआ होता है लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम होता है, तो जब आप उसको एवेलुएट करते हैं तो 3 ही दफ़ा करते हैं, 3 दफ़ा इंटीग्रल लगता है इसके ऊपर, लगता 3 ही दफ़ा है, चाहे आप उसको लिखें चाहे आप ना लिखें। ये डायमेंशन देख के हम ये करेंगे। जी हाँ, डायमेंशन देख के कि अगर ये वॉल्यूम इंटीग्रल है तो 3 दफ़ा लगेगा, अगर ये सरफेस इंटीग्रल है तो 2 दफ़ा लगेगा, जैसे लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। और अगर जो है ये लाइन इंटीग्रल होता है, डीएल लिखा हुआ होता है इसके ऊपर, तो फिर एक ही दफ़ा लगता है इसके ऊपर, क्योंकि जो डायमेंशंस होते हैं लेंथ के वो सिर्फ एक ही होते हैं। ठीक है, और किसी को कोई सवाल करना है? ये सोर्स समझ आ गया था, सिंक समझ आ गया था? अच्छा, मुझे अब ये बात पता चल गई कि डाइवर्जेंस इज बेसिकली नेट फ्लक्स है। फ्लक्स को ही कहते हैं हम डाइवर्जेंस, लेकिन कैसे फ्लक्स को कहते हैं? नेट फ्लक्स को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी फ्लक्स। मैंने आपको फर्क बताया कि सिर्फ फ्लक्स होगा तो एक ओपन एरिया में ले रहे होंगे, जबकि अगर क्लोज सरफेस है हमारे पास तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है नेट फ्लक्स। तो डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज नथिंग बट द नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो डाइवर्जेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स होता है, और उसको हमें जो है ना वो बता दिया है मैथमेटिशियंस ने कि अगर हम किसी जगह पर फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम इस फॉर्मूले के ज़रिए जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर आप डॉट प्रोडक्ट ले लें इस डेल ऑपरेटर का, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये डिफरेंट होता है, और डेफिनेटली वही बात अगेन जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जिस तरह का भी सिस्टम है हमारे पास, उस तरह की कार्टेशियन, उस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आसानी हो जाएगी, अदरवाइज मुश्किल होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ख़त्म हो गया मेरा ख्याल है यहाँ पर लेक्चर। किसी को और कोई क्वेश्चन करना है? ग्रेडियंट का कोई कर रहा था? ग्रेडियंट को मैडम मैं मेरा बता सवाल ये था कि जी मैडम मेरा सवाल ये था कि जो हमने फ्राइडे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें ये मेंशन किया हुआ था कि जो पॉजिटिव हमारे पास चार्ज है वो इक्वल है दूसरे साइड में नेगेटिव के। तो सब सवाल ये उठता है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल है तो वहां पे तो कोई चीज चेंज हुआ ही नहीं ना, वो तो न्यूट्रल हो गया। इक्वल टू पॉजिटिव वहां माइनस क्यों है, यहाँ पॉजिटिव क्यों है, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है। तो वहां पे तो टोटल फ्लक्स जीरो हुआ। नहीं, वहाँ पर हम नेट फ्लक्स नहीं निकाल रहे, बेसिकली हम जो है ना रिलेशनशिप निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो फ्लक्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे, फॉर एग्जांपल सेंटर में हमारे चार्जेस प्लस थे, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है ना उतने ही अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो आ गया, तो हम इसको तो अभी इग्नोर कर देते हैं, ये वाली चीज़ को अभी हम कंसीडर नहीं करते। हम कहते हैं कि इसकी वजह से कोई चीज़ निकल के इधर जा रही है, स्पेस में कोई चीज़ जा रही है इधर, क्योंकि जो है जब तक स्पेस में वो ट्रेवल नहीं करेगी तो यहाँ पर असर कैसे आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रियल, क्योंकि हमें महसूस होता है कि हम एक टेस्ट चार्ज को जब किसी भी दूसरे चार्ज के करीब लेकर जाते हैं तो वाकई वहाँ पे फोर्स लगती है। तो स्पेस में जो चीज़ हो रही है वो है तो, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा, तो हमने एज्यूम कर लिया कि इसकी वजह से कोई चीज़ निकल रही है कुछ है, लेकिन एज्यूम कर लिया क्या है, वो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, वो क्या चीज़ है, वो फ्लक्स है। ठीक है, अच्छा अब वो फ्लक्स कितना है, अब हमने देखा कि जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतने ही ज़्यादा चार्जेस जो है ना वो यहाँ पर इंड्यूस होंगे, उतनी ही ज़्यादा चार्जेस जो हैं वो यहाँ पर इंड्यूस होंगे। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ था, ये जो फ्लक्स था वो हमने लिखा, और हमने देखा कि यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो इतने ही चार्ज के बराबर है, क्योंकि वो तो हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते थे ना, तो वो हमने कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्लक्स यहाँ से निकल रहा था
ठीक है, ये जो है ना उतना ही होता है जितना के चार्जेस होते हैं। अगर यहाँ पर कम चार्जेस इंड्यूस होते तो हम कह सकते थे कि अच्छा भाई डिस्टेंस के साथ साथ फ्लक्स जो है ना वो चेंज हो जाता है, और हम कहते कि फ्लक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, क्योंकि कम चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं, और कम चार्जेस इंड्यूस होते तो कुछ और शायद फार्मूला बन जाता। ठीक है, तो ना तो डिस्टेंस से कोई फ़र्क पड़ा, ना जो है ना वो मटेरियल रखने से कोई फ़र्क पड़ा। तो हमने ये बात कह दी कि जो हमारा नेट फ्लक्स है, ठीक है, वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। नेट फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, डी इज ओवरऑल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेडियंट के बारे में बेटा मेरे पास टाइम दोबारा से शॉर्ट हो गया है, विच इज 8 मिनट्स, 8 मिनट रह गए। मैम तो मैंने पूछा था, हाँ पूछो। मैंने पूछा था कि ग्रेडियंट आपने कहा था मैक्सिमम चेंज इन एनी पर्टिकुलर हाँ डायरेक्शन। हाँ ठीक है, मैं उधर आ गई। फिर हम कंटोर सरफेस ले लेते हैं उस हाँ जगह से, हाँ हाँ तो कंटोर से हम पूरा उस पे परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। हाँ ठीक है बेटा, अपना सवाल शॉर्ट करो, मैं जल्दी से बता रही हूँ। देखो ये मैंने आप लोगों को हाँ तो एग्जांपल बार बार बता रही हूँ कि ये जो टेम्परेचर है, जैसे फॉर एग्जांपल ए पॉइंट पे कुछ और है, बी पॉइंट पे कुछ और है, ये इस डायरेक्शन के अंदर टेम्परेचर जो है ना वो क्या है, चेंज हो रहा है मैक्सिमम। ठीक है, तो जब हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये एक सरफेस है, इसके ऊपर ये टेम्परेचर पूरा कांस्टेंट है, इस पूरे सरफेस के ऊपर ये टेम्परेचर जो है ना वो T1 है। ठीक है, इसी तरीके से ये बी पॉइंट जो है ना, ये बी पॉइंट जहाँ पर हम जा रहे हैं, तो इसका भी जो है ना वो बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर वो जो होगा ना वो कांस्टेंट होगा। तो हम फिर क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई हम यहाँ से यूं भी जाएंगे तो भी T1 माइनस T2 वही निकलेगा, यूं भी जाएंगे तो भी वही निकलेगा, यूं भी जाएंगे तो वही निकलेगा। ठीक है, तो बेस्ट मैथमेटिकली जिस चीज़ को हम एवोल्यूएट कर सकते हैं, वो किस चीज़ को एवोल्यूएट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि लाइन निकाल सकते हैं हम। किसी भी कांस्टेंट सरफेस का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ जाती है, तो हम कहते हैं कि दिस इज द वे वी कैन एवोल्यूएट द मैक्सिमम स्लोप एंड दिस इज नोन एज द ग्रेडियंट। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा हो ना, अक्सर वो बताते हैं हवा का दबाव, हवा के दबाव में इस तरह की गोल गोल सी लाइंस बनी होती हैं, अगर आपने गौर से देखा हो तो हमेशा ऐसे ही कंटोर्स बने होते हैं। तो पूरे कंटोर के ऊपर जो है ना वो प्रेशर कांस्टेंट होता है, पूरे कंटोर के ऊपर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ये जो जब हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी की वेरिएशन देखते हैं ना स्पेस के अंदर, तो ये सिंपल ये नहीं होता कि इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है। नेचर में थोड़ी सी आसानियाँ भी होती हैं, तो हमें कांस्टेंट वैल्यू लाइन या कांस्टेंट वैल्यू सरफेसेस हमें मिल जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी मैथमेटिक्स जो है ना वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। और मैथमेटिशियन जो है ना वो क्या करता है, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो है ना वो शुरू हो जाता है कि हम इसको करते हैं, लेकिन जो फिजिसिस्ट होते हैं ना वो थोड़ा सा अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं और वो हमेशा आसान तरीका ढूंढ लेते हैं। तो ये जो कंजर्वेशन लॉज होती है ना, कंजर्वेशन का मतलब है कोई चीज़ कांस्टेंट होना, ये फिजिसिस्ट के लिए जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ उनको कोई एक कांस्टेंट चीज़ मिल जाती है, वहाँ से मैथमेटिक्स जो है ना बड़ी आसान हो जाती है करना। ठीक है जी, कोई और सवाल कर रही थी नाइला या मारूफ में से कोई सवाल कर रहा था, कौन कर रहा था? मिस जी बेटा। मिस हमारे पास डाइवर्जेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। जी हाँ, फ्लक्स है। डाइवर्जेंस इज व्हाट? डाइवर्जेंस इज फ्लक्स, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी एंड वी कैन डिफाइन इट मैथमेटिकली एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा आपके पास स्केलर क्वांटिटी आती है। तो हम मैथमेटिकली इसको इसी तरह से निकालते हैं, डेल डॉट सम वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अच्छा मैं यहाँ पर अपना लेक्चर एंड कर रही हूँ, किसी और को कोई सवाल तो नहीं करना? 5 मिनट रह गए अटेंडेंस लगाने के लिए, मैं दोबारा से मीटिंग होती है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ 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 बोलो। मैम आपने जो अभी एक वीडियो शेयर की थी, क्या नाम है, और दूसरी वीडियो मैडम अपलोड ही नहीं की, वो जो स्लोप वाली थी। वो रिकॉर्ड होने से रह गई बेटा। मैम वो जो है ना, हाँ जी जी वो रिकॉर्ड होने से रह गई, और वो बारिश शुरू हो गई है, वो रिकॉर्ड होने से रह गई। और मैंने इसी वजह से जो है ना एक छोटा सा वीडियो का क्लिप बना के आप लोगों के व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर किया था कि वो पॉइंट जो है ना जो मैं वहाँ पर डिस्कस कर रही थी वो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाए। वो गलती से रह गई आप लोगों को, क्योंकि मैंने दोबारा ज्वाइन की थी ना मीटिंग। यस मैम, क्योंकि उसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बता रही थी उनके आंसर, तो वो भी मिस, मीटिंग भी खत्म हो गई थी, तो ये प्रॉब्लम।
वो जो है ना रिकॉर्ड होने से रह गई। तुम लोग भी ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, ठीक है? यस मैम, ठीक अच्छा बेटा, ठीक है। और मेरे पास 4 मिनट रह गए, फिर एंड हो जाएगी वीडियो। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अटेंडेंस ले लूँ मैं जल्दी से? बस अटेंडेंस ले लें बस। ठीक है, फिर व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लेना कोई सवाल करना हो तो, या फिर कल की भी क्लास होगी, कल पूछ लेना, ठीक है? इंशाल्लाह। अटेंडेंस के लिए जो है वो बहुत मेरा दिमाग। जी, इन्होंने सवाल किया हुआ था कि ग्रेडियंट जो है वो अगर हम लेते हैं, वो किसी भी हम स्केलर क्वांटिटी का लेते हैं, और वो ग्रेडियंट लेने के बाद वो वेक्टर बन जाता है। और अगर ये जो डाइवर्जेंस होती है, ये डाइवर्जेंस यानी डेल ऑपरेटर हम किसी वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करते हैं, ठीक है, उसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं, और हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। तो प्लीज़ एनी एग्जाम्पल, ठीक है? ये क्वेश्चन इन्होंने किया है। ये क्वेश्चन उन्होंने किया है कि जब हम भी ग्रेडियंट लेते हैं, यानी कि ग्रेडियंट किसी भी स्केलर क्वांटिटी का, v जो है वो कोई स्केलर क्वांटिटी है, तो मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है? और दूसरा सवाल इन्होंने ये किया है कि अगर हम किसी भी डाइवर्जेंस लें किसी भी चीज़ का, तो हमारे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है? तो ये ऐसे ही होता है। ये जो मैं आपको एग्जांपल इन्होंने पूछी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर मैं आपको इसकी एग्जांपल बता रही हूँ। ये मैंने क्लास में बताई भी थी। मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ जा रही हैं। तो अभी चूंकि मैंने पोटेंशियल पढ़ाया नहीं है, ठीक है, पोटेंशियल, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा होगा ग्रेजुएशन के अंदर कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी इक्यू पोटेंशियल सरफेस बनाते हैं हम। ये मेरा इक्यू पोटेंशियल सरफेस, जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो अगर मैं गौर से देखूं, ये मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और ये जो मैंने बनाई हुई है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी ये। तो अगर मैं गौर से देखूं तो ये इक्वी पोटेंशियल के परपेंडिकुलर है, ठीक? तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है ये कि अगर मैंने ग्रेडियंट निकाला किसका, पोटेंशियल का, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है? माइनस का साइन भी होता है। इसकी मैंने एग्जाम्पल भी बताई थी आपको। किस तरह से, अगर मेरे पास पोटेंशियल का फार्मूला मुझे पता है कि पॉइंट चार्ज है, उसका पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो अगर मैं उसका ग्रेडियंट निकाल लूँ, ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर मैंने उसका डेरिवेटिव ले लिया, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखें, ये क्या चीज़ है, ये तो पॉइंट चार्ज का मैंने पोटेंशियल रखा था, तो ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, सही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरे पास, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब मैं ग्रेडियंट लूंगी तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर भी होगा। तो ये मेरे पास पूरा के पूरा जो है वो क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई पॉइंट चार्ज की। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी लिख दी, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, और माइनस का साइन मैं अगर दूसरी तरफ ले जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, ठीक है? और ये जो है वो परपेंडिकुलर भी होता है सरफेस से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रेडियंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ये कांस्टेंट सरफेस है कोई, जहाँ पे पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है? ये कांस्टेंट सरफेस है स्फीयर। ये कांस्टेंट सरफेस है, ठीक है, स्फीयर है ये। और ये इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ये क्या हो रही हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर हैं। और ये हम कह सकते हैं कि ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट ऑफ वी, यानी कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल मैक्सिमम चेंज हो रहा है, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होगी, ठीक है? मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है? तो मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल कब हो रहा है, यहाँ पर देखो, ये तो कांस्टेंट पोटेंशियल है ना, तो फिर अगली जो लाइन होगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होगा हमारा, ये सेकंड लाइन, यानी इस डायरेक्शन के अंदर पोटेंशियल मैक्सिमम चेंज होगा, सही है? तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो कि हमारे थ्योरी के अंदर भी यूज होगी, उस हवाले से मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया ये? अच्छा, और दूसरा उन्होंने पूछा था कि हम जब डाइवर्जेंस लेते हैं, तो डाइवर्जेंस लेने से हमारे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी कैसे आ जाती है, ठीक है?
तो किसी जगह पर अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच बीच में आते जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, किसी जगह पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो लेट सपोज ये गिवन है E इज इक्वल टू 3I प्लस 2J प्लस 6K, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं उसको क्या कर रही हूँ, मैं उसका डाइवर्जेंस ले लेती हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ E मैं निकालना चाहती हूँ कि क्या है। तो फिर मैं उसको, ये चूंकि x y और z में गिवन है ना, तो मैं आसानी के लिए जो है वो डेल ऑपरेटर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही ले लूँगी। ठीक है, फिर डॉट प्रोडक्ट आएगा और ये ई आ जाएगा पूरा, यहाँ पर मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ। फिर अब मैं डॉट प्रोडक्ट लेती चली जाऊंगी, यहाँ पर x कर लें, यहाँ पर y कर लें, यहाँ पर z कर लें, ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेटिव है x y z के हिसाब से ना। तो अगर मैंने वहाँ पर x y z नहीं लिखा तो फिर तो मेरी पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो ये वाला और ये वाला सिर्फ डॉट प्रोडक्ट बनेगा और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मेरे पास 3 आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस इसका मैं डेरिवेटिव लूँगी j डॉट j, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2। इसी तरीके से 6 है यहाँ पर, थर्ड फैक्टर मेरे पास ये आ जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास 6 7 8 9 10 11। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ ई मेरे पास 11 आ गया। ये जो है, अब 11 है क्या चीज़ बेसिकली, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, मुझे ये बात मालूम है कि जो गॉसेस लॉ है उसको मैं लिखती हूँ E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और दूसरा जो है ना, मुझे पता है डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो मुझे ये बताता है कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, एनी वेक्टर क्वांटिटी, आई एम टेकिंग एनी वेक्टर क्वांटिटी इन अ क्लोज सरफेस एस एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ही है, यहाँ पे मैंने एस लिख दिया, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहता है कि हम उस वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस ले लें, ए का डाइवर्जेंस ले लें और उसको ओवर दी वॉल्यूम हम कर लें, ठीक है। ये डाइवर्जेंस थ्योरम हमने पढ़ा था अभी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो ये जो गॉसेस लॉ है, ये जो हमने पढ़ी हुई है गॉसेस लॉ, इसी के ऊपर मैं डाइवर्जेंस थ्योरम अगर अप्लाई करूँ तो मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ ई इन स्मॉल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, ओके, टॉ से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, डी वी वॉल्यूम है ये। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई ये वाली, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अगर ट्रांसफॉर्म करके लिखती हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ ई, ठीक है, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल, इसको मैं वॉल्यूम को नीचे ले जाऊँ तो ये वॉल्यूम बन गया एप्सिलॉन नॉट, और ये चार्ज अपॉन वॉल्यूम जो है वो बेसिकली क्या है, चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो 11 आया है ना मेरा, 11, ये मेरा बेसिकली क्या चीज़ निकल कर आई है, ये आया है मेरा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मुझसे चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए कहा जा रहा है तो मैं 11 को मल्टीप्लाई कर दूंगी एप्सिलॉन नॉट से और मेरे पास चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, यानी कूलम पर मीटर क्यूब, ये आ जाएगा मेरे पास। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर जो है वो हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं डाइवर्जेंस, और ये डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गई हमारे पास। इसमें से किसी को कुछ पूछना है? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम पहली बात तो ये थी मैम कि जो बच्चे बीच बीच में आ रहे हैं ना मैम, इनका ये इशू है, आपने ग्रुप में लिंक नहीं भेजी इसलिए वो बीच बीच में आ रहे हैं। आपने वो सेम वेट का कहा था ना, लेकिन आपने ग्रुप के अंदर लिंक नहीं भेजी। और दूसरी बात ये थी ना मैम कि तमाम तरह टीचर्स ने अपना पेपर पैटर्न बता दिया, तो काइंडली आप भी देख लेते कि आपका पेपर पैटर्न क्या होगा। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी आपको। अभी तो फिलहाल आप मुझसे जो इससे कंसर्न कोई क्वेश्चन करना है वो कर लीजिए। ठीक है, एक सवाल और किसी स्टूडेंट ने किया था, वो मैं जो है ना उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कल मुझसे कोई एक बच्ची पूछ रही थी क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये पूछ रही थी कि आपने जो है वो डाइवर्जेंस की एक एग्जांपल दी थी जिसमें आप कार की एग्जांपल दे रही थी, तो मैंने उसको बहुत क्लियर जवाब नहीं दिया था, तो बाद में मुझे ख्याल आ रहा था कि वो क्वेश्चन जो है ना आंसर इनकम्प्लीट रह गया है।
ये उसमें जो है ना 10 कार्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि 10 कार्स जा रही हैं और 8 कार्स जो है वो निकल रही हैं। तो डाइवर्जन सॉरी जो फ्लक्स होता है ना बेसिकली नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स को हम यही देखते हैं कि आउट कितना हो रहा है, आउटर फ्लक्स, ठीक है, माइनस इनर फ्लक्स, सॉरी एंटरिंग फ्लक्स, एंटरिंग फ्लक्स, ठीक है, एंटरिंग फ्लक्स। तो हम जो है ना ये यानी फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल जो भी हमारा है, ठीक है, कि बाहर कितना निकल रहा है माइनस इनिशियल, ठीक है। इसी तरीके से हम हमेशा निकालते हैं ना डेल्टा चेंज, कि कोई भी चीज़ हो उसकी फाइनल, जैसे चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, नेट वेलोसिटी, तो वी एफ माइनस वी आई कर देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बाहर कितना निकल रहा है माइनस एंटर कितना हो रहा है, तो यहाँ से जो बाहर निकल रहा है वो जैसे 8 कार्स निकल रही हैं, ठीक है, दिस इज 8, और एंटर कितना हो रहा था, एंटर हो रहा था 10 कार्स का, तो ये जो फ्लक्स है ये -2 होगा। और अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि नेट फ्लक्स इज बेसिकली डाइवर्जेंस, ठीक है, -2 आ गया है तो कोई बात नहीं, माइनस किस चीज़ को शो करता है, सिंक को शो करता है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस, बजाय डाइवर्जेंस के इसको हम कन्वर्जेंस का भी नाम देते हैं, कि यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं हो रही, कोई चीज़ बाहर नहीं निकल रही बल्कि कोई चीज़ अंदर जा रही है, यहाँ पर गायब हो रही है चीज़ें। और अगर ऐसी सिचुएशन होती कि 8 कार्स जो है, ऐसी सिचुएशन होती, सेकंड यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, 8 कार्स जो है वो यहाँ पर जा रही होती और 10 कार्स जो है वो यहाँ पर निकल रही होती, 8 और 10, तो फिर मैं उसमें कहती कि 10 कार्स जो है वो निकल रही हैं, 8 कार्स जो है वो उसके अंदर जा रही हैं, ठीक है, आउट कितनी हो रही हैं 8 10, और एंटर कितनी हो रही है 8, तो ये मेरे पास आ जाता +2। तो ये जो है +2 का मतलब है कि यहाँ पे कोई सोर्स मौजूद है, ठीक है, सिंक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, हम कहते हैं यहाँ पे कोई सोर्स मौजूद है, इसलिए कि जा जो है वो निकल, जा जो थी वो 8 रही थी और निकल 10 रही हैं, तो इसका मतलब है कि +2 ऐड हो रही है यहाँ पर, तो नेट फ्लक्स हमारा जो है वो क्या है, +2 है। तो इसको हम डाइवर्जेंस ही कहते हैं, कि कोई चीज़ बाहर निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर देखते हैं कि अगर कहीं नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ एंटर हो रही होती हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो हमेशा माइनस नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, तो हम ये कह देंगे कि दिस इज दी सिंक। एक फार्मूला तो ये हो गया फ्लक्स निकालने के लिए, एक फार्मूला ये हो गया कि चार्ज डेंसिटी हमें पता हो तो हम नेट फ्लक्स मालूम कर सकते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। और इसी तरीके से जो है वो अगर कहीं किसी रीजन के अंदर प्लस चार्ज पड़ा हुआ है, प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज अगर पड़ा हुआ है तो फिर क्या होगा, इसके अंदर अगर हमें डाइवर्जेंस या नेट फ्लक्स निकालना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर क्या चीज़ मालूम होना चाहिए, हमें चार्ज मालूम होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी। तो ये प्लस चार्ज है, तो अगर ये प्लस आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कोई चीज़ बाहर निकल रही है, आउटर फ्लक्स है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इनर कोई नहीं है, एंट्रिंग फ्लक्स कोई नहीं है, तो ये यहाँ पर जस्ट ये चीज़ पॉजिटिव आ जाएगी। जबकि इस वाले केस के अंदर जो डाइवर्जेंस ऑफ ई था जिसमें चार्ज नेगेटिव था, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अंदर जा रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एंटर हो रहा है, तो ये वाला था सिर्फ और सिर्फ एंटर होने वाला पार्ट। तो माइनस, अगर इस फॉर्मूले से करेंगे तो माइनस भी साथ में लगेगा, वैसे भी खुद ब खुद माइनस आ रहा है क्योंकि हम इसको चार्ज के हिसाब से ले रहे हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट विच आई वांट टू एक्सप्लेन, ठीक है, कल क्लास में काफ़ी डिस्कशन हो रही थी तो मैंने इसको डिटेल से बताया नहीं था, लेकिन बहुत सारी जगह पर जो है ना लोग अपनी सहूलत से भी ले लेते हैं, यानी कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन उसको डिफाइन कर देते हैं कि हम क्या चीज़ इसके अंदर देख रहे हैं, दोनों तरीके से ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना आउटर फ्लक्स और एंट्रिंग फ्लक्स, तो अब जैसे ये मैंने क्यूब बनाया है, क्यूब के अंदर 6 फेसेस है ना, तो हो सकता है कि ये 5 फेसेस के ऊपर से गाड़ियां जा रही हूँ, इस पे से भी गाड़ी इधर जा रही है, ठीक है, लेट्स सपोज इस फेस पे से भी गाड़ी इधर जा रही है, 5 फेसेस के ऊपर से गाड़ियां एंटर हो रही होंगी, तो इन 5 फेसेस के ऊपर हमारा फ्लक्स जो है वो एंटर हो रहा है, तो आपको एंट्रिंग फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए 5 फेसेस को देखना पड़ेगा।
और एक ही फ्लक्स जो है एक ही फेस के ऊपर से गाड़ी बाहर निकल रही है, तो आउटर फ्लक्स जो है उसके ऊपर आपको चेक करने के लिए आपको एक ही फेस पे से देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितनी फेसेस के ऊपर से फ्लक्स एंटर हो रहा है और कितनी फेसेस के ऊपर से निकल रहा है। ठीक है, यानी मैंने कोई एक यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि एक क्यूब होता, उसमें जो है ना सिर्फ एक फेस के ऊपर से जो है वो गाड़ियाँ जाती और बाकी सब जगह से इधर से निकलती 5 फेसेस के ऊपर से निकलती। तो एंट्रिंग फ्लक्स जो है ना, फिर हम कहते हैं कि अच्छा सिर्फ एक ही फेस के ऊपर है, तो एंट्रिंग फ्लक्स एक ही फेस के ऊपर से हम काउंट करते हैं। और जो आउटर फ्लक्स है वो हमें नज़र आ रहा है देखने से कि वो 5 फेसेस के ऊपर से निकल रहा है, तो हमें वो 5 फेसेस के ऊपर से काउंट करना पड़ता है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट सिचुएशन नहीं है कि आप अगर आउटर फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं या इनर फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको किस फेस को देखना पड़ेगा। वो डायग्राम से देख के, सिचुएशन से देख के आपको पता चलेगा। चार्ज गिवन है तो उसमें अंडरस्टूड होता है कि उसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो रेडियली आउटवर्ड होती है, तो हर जगह जो है वो हर डायरेक्शन के अंदर से अंदर आ रही है लाइंस ऑफ फोर्सेस। उसके अंदर जो है वो आप सीधा सीधा जो है वो इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, ज्योमेट्री को कंसर्न नहीं करना पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई क्यूब दे दिया जाए तो क्यूब के अंदर अगर रखा हो चार्ज और आपसे पूछा जाए कि ये कितने फेसेस से इसके अंदर फ्लक्स एंटर हो रहा है, तो सवाल का जवाब होगा 6 फेसेस से फ्लक्स अंदर एंटर हो रहा है। और अगर प्लस चार्ज है तो आप क्यूब के अंदर अगर उसको रख दें तो आपसे अगर पूछा जाए कि अच्छा भाई कितने फेसेस से फ्लक्स जो है वो बाहर निकल रहा है, तो आप कह देंगे कि अच्छा भाई 6 फेसेस से बाहर निकल रहा है और कोई भी फेस ऐसा नहीं है जिससे फ्लक्स एंटर हो रहा हो। तो ये आपकी सिचुएशन के हिसाब से है, आउटर फ्लक्स कैलकुलेट करना है, इनर फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो फेसेस इसके अंदर कांस्टेंट नहीं होते, फेसेस कैन बी वेरी। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास स्फेयर हो, स्फेयर के अंदर तो ये एक ही फेस कहलाएगा, एक ही सरफेस कहलाएगी, तो एक ही सरफेस के अंदर से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये भाई फ्लक्स एंटर हो रहा है हाफ सरफेस के ऊपर से और हाफ सरफेस के ऊपर से जो है वो फ्लक्स लीव कर रहा है। तो इट इज़ पर्टिकुलरली डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री। जियाउन अभी ने हाथ खड़ा किया है, तो क्या पूछना चाह रहे हो? मैम जो ये फ्लक्स जो हम लाइन की बात कर रहे हैं, ये सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जी हाँ, सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये मैंने कल भी क्लास में बताया था कि अगर आप अपना सरफेस जो है नेट फ्लक्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर यानी कि नेट फ्लक्स, अगर मैं नेट फ्लक्स ले रही हूँ क्लोज सरफेस के ऊपर मैं ले रही हूँ, तो फिर तो मेरा नेट फ्लक्स जो है ना हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये है, अगर मैं क्यूब बड़ा भी कर दूँ, क्यूब और बड़ा कर दूँ और बड़ा कर दूँ, मैं अपना जो क्यूब है ना वो बढ़ाती चली जा रही हूँ उसका साइज, लेकिन चूंकि चार्ज उसके अंदर फिक्स है उतना ही फ्लक्स हमेशा मेरे पास रहेगा। ठीक है, नेट फ्लक्स मेरे पास हमेशा उतना ही रहेगा। लेकिन अगर मैं जो है इस तरह की सिचुएशन ले रही हूँ कि चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, बाहर है, ठीक है, और मैं जो है ना अब इस सरफेस के ऊपर मौजूद हूँ, अगर मैं अपना ये सरफेस जो है वो बढ़ाती चली जाऊँ तो फिर मेरा जो फ्लक्स है ना वो चेंज हो सकता है। ठीक है, sometimes according to our situation flux is dependent on geometry and sometimes according to our situation flux is independent of geometry. open surfaces के लिए flux हमेशा change हो जाता है, closed surfaces के लिए flux change नहीं होता। ठीक है, net flux हमेशा उतना ही रहता है। मैम अगर नेट फ्लक्स की हम बात करें, अगर ये 10 करके हमने एग्जांपल दी है, अगर इसमें हम मटेरियल कुछ ऐसा यूज करें कि जो लाइन हमें बाहर से जो लाइन आ रही है वो जज़ब हो जाए या ऑब्जर्व हो जाए, तो फिर इस केस में क्या होगा, नेट फ्लक्स क्या होगा? आपका कुछ पूछने का मकसद ये है कि एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस मैम। नहीं बेटा, एरिया के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा नेट फ्लक्स उस सूरत में। जब हम डाइवर्जेंस निकालते हैं ना, इसका मतलब ये होता है नेट फ्लक्स, और ये सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज कितना मौजूद है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने ये एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, अगर तो मैंने अपना एरिया ऐसा बनाया है, ठीक है, उस सूरत में मैंने भी आपको बताया था यहाँ पर भी कि अगर आप बड़ा क्यूब बना दें, छोटा बना दें, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकल रही हैं, सिर्फ ये एक सोर्स है यहाँ पर
लाइंस ऑफ फोर्सेस या फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो किसी भी एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्यूब अगर आप अलबत्ता इधर बना दें अगर जैसे, तो हम ये कहेंगे कि ये जो भी क्यूब मैंने इधर बनाया था इसके अंदर तो हमें कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा। तो जब चार्ज ज़ीरो है तो उसका मतलब है कि नेट फ्लक्स भी जो है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। और हमें यहाँ से नज़र भी आ रहा है कि जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ पर अब एंटर हो रही हैं उतनी ही लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रही हैं। तो यहाँ पर भी जो है ना वो फ्लक्स चाहे तो आप चार्ज डेंसिटी की मदद से निकाल लें, चाहे लाइंस ऑफ फोर्सेस की मदद से निकाल लें। तो हम सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तो यही कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ चार्ज प्रेजेंट इनसाइड आवर क्लोज सरफेस ऑफ इंटरेस्ट, नेट फ्लक्स वुड बी देयर, अदरवाइज इट इज़ ज़ीरो, ठीक है, अगर कोई चार्ज नहीं है तो। जी बेटा, ठीक है जी बेटा। अगर हमारे पास स्फेयर हो और उसमें से हम फ्लक्स पास करवाएं तो हमारे पास टोटल फ्लक्स क्या होगा? बेटा अगर देखो, स्फेयर है हाँ क्लोज सरफेस अगर ले रहे हो ना, क्लोज सरफेस है अगर, तो फिर तो जितना फ्लक्स एंटर हो रहा होगा उतना लीव कर जाएगा। ये एक लॉ है कि अगर इसके अंदर कोई सोर्स नहीं है, प्लस चार्ज नहीं है, अगर माइनस चार्ज नहीं है, अगर ये क्लोज सरफेस है किसी भी शेप का हो, चाहे कोई इरेगुलर भी क्यों ना हो, अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ तो जितना फ्लक्स इसके अंदर से आ रहा है ना उतना बाहर निकल भी जाएगा, ठीक है। हमेशा नेट फ्लक्स आपको उसी सूरत में मिलेगा कि जो आपने क्लोज सरफेस लिया है उसके अंदर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये गॉसेस लॉ अगर याद हो तो गॉसेस लॉ जो है ना वो ये होती है, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज चार्ज, ठीक है। ये इनक्लोज चार्ज जो है अगर होता है, यानी जो सरफेस, ये वाला जो सरफेस हम ले रहे हैं उसके अंदर अगर कोई चार्ज है तो उस फॉर्मूले में ही हमारे पास यही चीज़ आती है। ये जो चार्ज डेंसिटी है बेसिकली दिस इज द चार्ज डेंसिटी, दिस इज द चार्ज डेंसिटी, ये इनक्लोज चार्ज डेंसिटी है, सही है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा कंक्लूजन कर रही हूँ ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस का जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि ग्रेडियंट क्या चीज़ होती है। ग्रेडियंट जो है वो मैक्सिमम स्लोप होता है, ठीक है। और मैक्सिमम स्लोप हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर होता है। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर स्लोप लेने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू सरफेस के ऊपर हम जो है वो डेल ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, ग्रेडियंट आ जाती है। और मैंने एक एग्जांपल आपको ये बताई कि हमारी थ्योरी के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर अगर हम देखेंगे आगे चल के कि पोटेंशियल को अगर हम ग्रेडियंट लेते हैं तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आता है, तो हमें जो है ना आसानी हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, इसी तरीके से मैंने आप लोगों को डाइवर्जेंस के बारे में बताया कि डेल ऑपरेटर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले लें किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर, लेट्स सपोज एफ, तो मेरे पास जो चीज़ आती है निकल के वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। और डाइवर्जेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस का बेसिकली मतलब होता है कि फ्लक्स, ठीक है, नेट फ्लक्स। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हम जो है वो डाइवर्जेंस अगर ले रहे होते हैं तो हम वहाँ पर नेट फ्लो या नेट फ्लक्स जो है वो निकाल रहे होते हैं, नेट फ्लो। किसी भी जगह पर अगर आप और भी वीडियोस खोल के देखेंगे तो हम जो है वो आप उस एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल टंकी के अंदर पानी भर रहा है और टंकी के अंदर से पानी निकल भी रहा है। अगर कोई टंकी है, लेट सपोज इधर से पानी जा रहा है और इधर से पानी निकल भी रहा है, तो अगर इन एंटर हो रहा है और जो आउट हो रहा है वो दोनों बराबर हैं, तो ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है इसके अंदर वो क्या रहेगा, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वाटर। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ मतलब मास ऑफ वाटर जो है, यानी कि नेट रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, तो डाइवर्जेंस ऑफ रेट इज कांस्टेंट, ठीक है। यानी नेट फ्लक्स जो है वो हम कहेंगे ज़ीरो है, ठीक। लेकिन अगर किसी जगह पर ऐसा नहीं है, पानी ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है, बाहर कम निकल रहा है, तो हम कहेंगे कि डाइवर्जेंस जो है वो क्या हो गई, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, ज़्यादातर बाहर नहीं निकल पा रहा। तो ये हम जो है हर जगह अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि इस डाइवर्जेंस ई की मदद से हम जो है किसी भी जगह पे मौजूद चार्ज डेंसिटी मालूम कर सकते हैं।
अच्छा थोड़ा सा जो है ना वो अच्छा एक बात मैंने आप लोगों को और भी बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, वो ये कि हम लोग जब फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स में सबसे पहला कोर्स जो हम पढ़ते हैं वो मैकेनिक्स का कोर्स पढ़ते हैं, उसमें हम बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद जब हम दूसरी ब्रांचेस पढ़ना शुरू करते हैं तो दूसरी ब्रांचेस के अंदर वो डेफिनेशंस थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, तो हम बार बार मैकेनिक्स में वो डेफिनेशन देखते हैं और फिर हम उस सब्जेक्ट के अंदर वो डेफिनेशन देखते हैं कि उस सब्जेक्ट के अंदर वो डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको जो चीज़ स्टार्ट करवाई है ग्रेडियंट की एग्जांपल देने के लिए, वो सबसे पहले मैंने आप लोगों को मैकेनिक्स के हवाले से ही बताया कि अगर किसी जगह टेम्परेचर है, किसी जगह प्रेशर है, तो हम किस तरीके से उसका ग्रेडियंट निकालते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हम पढ़ रहे होंगे, तो उसके अंदर इस चीज़ का क्या काम है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने आपको फ्लक्स का कॉन्सेप्ट दिया और मैंने आपको बताया कि हम इस मैकेनिक्स की जो फ्लूइड मैकेनिक्स है स्पेशली हम उसके अंदर फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक स्पेशल डेफिनेशन भी होती है फ्लक्स की, विच इज़ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एरिया। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन जो कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ये डेफिनेशन हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर इस्तेमाल नहीं होती। तो इसी तरीके से मैंने आप लोगों को यानी कि इधर से मैकेनिक्स से स्टार्ट किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर मैं आ गई। अच्छा, अब मैं आप लोगों को जो बात बताना चाह रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोगों को शुरू में जब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की इब्तिदा हुई थी सब्जेक्ट की, तो हमने दो चार्जेस के दरमियान, सिंगल पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो है ना वो फोर्स निकाली थी। उसका कूलम्स फार्मूला, फोर्स का फार्मूला जो था वो हमने बताया था, और फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है वो फोर्स निकालना शुरू कर दी। अगर एक पॉइंट चार्ज नहीं हुए, बहुत सारे हों, तो उसका भी मसला हमने हल कर दिया। हमने कहा कि एक चार्ज की वजह से फोर्स निकालेंगे और फिर तमाम चार्ज की वजह से फोर्सेस निकाल के उसको सम अप कर देंगे, दिस इज दी सुपरपोजिशन थ्योरम। लेकिन अगर बहुत सारे चार्जेस हो जाएं, फिर हमने मसला हल कर दिया कि अच्छा भाई कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं हम, कोई बात नहीं, और हम फिर उसके अंदर से फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन क्या था कि ये जो फोर्स है ना, फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने उसके अलावा हम एक चीज़ जो है ना वो और ढूंढ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है, फील्ड के बारे में भी हम पता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें उसका जवाब नहीं मिला शुरू में, और अभी तक नहीं है खैर बहरहाल। तो लेकिन हमने उसको मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया कि जो रीजन के अंदर जो कि स्ट्रेंथ है, कुव्वत महसूस करता है टेस्ट चार्ज, उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर बहुत सारे टेस्ट चार्जेस हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन थ्योरम से आप मालूम कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा हैं तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन लेके मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शंस लेना, बार बार उसको सम अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमें जो है ना दो क्वांटिटीज पता चली, विच इज़ दी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको कैलकुलेट करना आसान होता है। ठीक है, के क्यू अपॉन आर, ठीक है, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। तो अब हमें पता चल गया कि अगर हमें कहीं भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मालूम है तो हम पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल अगर हमें पता चल जाए, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको कैलकुलेट करना आसान है। पोटेंशियल हमें पता चल जाए तो फिर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे, हम उसका ग्रेडियंट निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता चल जाती है तो हम इन्वर्स भी जा सकते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस ले लेंगे और फिर हम वहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है वो डिटरमाइन कर लेंगे। तो ये जो ग्रेडियंट है और ये जो डाइवर्जेंस, ये जो क्वांटिटीज़ है ना, ये बेसिकली हमें हेल्प आउट करती हैं हमारी कैलकुलेशन को आसान करने में। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इनकी डेफिनेशन एज इट इज़ जो है वो मैकेनिक्स की डेफिनेशन को हम फॉलो करें, क्योंकि हमने यहाँ पर एक चीज़ सपोज कर ली कि भाई लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें इमेजनरी हैं, इसका कोई अभी हमें प्रैक्टिकली हमें कोई इसका प्रूफ नहीं मिला है। ये जो फॉर्मलिज्म हमने बताया है, ये फॉर्मलिज्म हमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करने में जो है ना वो आसानी करता है। अगर आप आगे चल के एडवांस प्रॉब्लम्स करेंगे सॉल्व, तो हर जगह अगर आप फ्लक्स का कॉन्सेप्ट अगर देकर और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो सॉल्व हो आपसे। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्चुअली तो समझ लें कि फ्लक्स क्या चीज़ होती है और लाइंस ऑफ फोर्सेस का फ्लक्स हम कैसे निकाल रहे हैं, कैसे नहीं निकाल रहे हैं।
लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो यही है कि ये जो ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है और ये जो डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ हम चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, मैथमेटिकली आसान बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर हम बार बार हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो हम मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है या इस डिस्ट्रीब्यूशन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम करेंगे, हमेशा हमारी ख्वाहिश ये होगी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें टेंजेंट टू दी प्लेन, टेंजेंट टू दी मटेरियल एंड परपेंडिकुलर टू दी मटेरियल। आगे चल के हम इसी तरीके से जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये जो बेसिकली जैसे डाइवर्जेंस है ना, डाइवर्जेंस ये है ई डॉट डी एस, 2 मिनट है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी। तो अगर आप गौर से देखें, ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट है डी एस के साथ में। जैसे अगर मैं कोई भी सरफेस बना दूं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है। मैम आवाज कट रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो ये जो सरफेस है ना, ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ से सॉल्व करके निकालूंगी, या डाइवर्जेंस ऑफ ई करके मैं जो भी फील्ड निकालूंगी, तो ये जो मेरी फील्ड है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी सरफेस से। तो अगर आपसे कभी कहा जा रहा है, आई डोंट नो मेरा क्या प्रॉब्लम हो गई, मैम आवाज रही है, आवाज कटना इसलिए शुरू हो गई है कि क्लास का जो टाइम है ना वो 1.5 मिनट रह गया है। ठीक है, तो इस चीज को मैं फिर अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ माइंड कर रही हूँ। ठीक है, अटेंडेंस ले रही हूँ मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट क्लास में।